हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हमने ये वीडियो किया है सैटर्न के मीन राशि में गोचर का, आपकी लग्न कुंडली में, आपकी D1 चार्ट में, और हमने ये मून साइन से भी किया है। हालांकि ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप अपनी D1 चार्ट से, अपनी लग्न चार्ट से गोचर देखें तो आपको सैटर्न के मीन राशि में गोचर का अंतिम फल अपनी नवांश चार्ट में भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, मगर D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है, क्या होने की अधिक संभावना है। तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि सैटर्न का मीन राशि में गोचर आपकी नवांश चार्ट में भी, आपकी D9 चार्ट में भी कैसा होगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस आधार पर कि आपकी नवांश चार्ट में, आपकी D9 चार्ट में आपका क्या लग्न है, आपकी क्या राशि है। मीन राशि में जाने से अलग अलग नजरिए, अलग अलग संभाव्यताएं कैसे बनेंगी, रिश्तों, पार्टनरशिप, कनेक्शन और लोगों के नजरिए से। अब जिन लोगों की आपकी नवांश चार्ट में, आपकी D9 चार्ट में मेष लग्न है, तो हाँ, मेष लग्न वालों के लिए आपकी नवांश चार्ट में, आपकी D9 चार्ट में आप देखेंगे कि सैटर्न आपकी मीन राशि में जा रहा है। तो ध्यान रखें, ये D9 चार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नवांश चार्ट। तो आपकी नवांश चार्ट में अगर मेष राशि आपका लग्न है और सैटर्न 12वें भाव और 12वीं राशि में जा रहा है, तो रिश्तों के नजरिए से सैटर्न आपकी विदेशी भूमि में, विदेशी कनेक्शन में, एकांत भूमिकाओं में, अलग थलग या व्यक्तिगत भूमिकाओं में पैसा कमाने की क्षमता पर गहरा असर डालेगा और उसके जरिए पैसा कमाएंगे। मगर ये तभी होगा जब आप क्लाइंट्स, पार्टनर्स, आपके साथ काम करने वाले लोगों या जिनसे आप रोजाना डील करते हैं, उनसे जुड़ने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा, क्योंकि कोई भी अकेले काम नहीं करता बिना किसी से रोजाना कनेक्ट हुए। तो ये एक बहुत अहम प्लेसमेंट है। क्या है अधिक संभाव्यता, न कि संभावना। तो आपके लिए जो अधिक संभाव्यता है वो ये है कि सैटर्न आपको आपकी कमाई और खर्च दोनों में मजबूत स्थिरता देगा। कमाई क्योंकि सैटर्न वृषभ राशि को प्रभावित कर रहा है, जो दूसरे भाव की पैसे वाली राशि है, और खर्च क्योंकि सैटर्न 12वें भाव में है। दूसरी बात, ये सब कनेक्शन और रिश्तों पर आधारित है। दूसरी बात, आपके रिश्ते या आपके कनेक्शन और आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की आपकी क्षमता मजबूत होगी। ये बहुत गहरा होगा, तो ये ध्यान में रखें। और साथ ही सैटर्न का धनु राशि पर 10वां दृष्टि, जहां बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करेगा तो वो भी दृष्टि डालेगा, और केतु जब कुछ हफ्तों में सिंह राशि में गोचर करेगा तो वो भी होगा। तो आपके सैटर्न की क्षमता बृहस्पति और केतु दोनों के प्रभाव से आपके 9वें भाव की लंबी यात्रा अध्यात्म पर सीमित होगी। और क्योंकि D9 चार्ट पार्टनरशिप, संभाव्यता और कनेक्शन की चार्ट है, तो एक संभावना है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपका गहरा नाता है। हो सकता है कोई पार्टनर, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई और केतु उस पर 5वें भाव से सट्टेबाजी निवेशों पर दृष्टि डालेगा, तो सट्टेबाजी निवेशों के जरिए पैसा कमाने की कोशिश न करें। बेहतर है कि आप काम, करियर और सेवा पर ध्यान दें। सैटर्न के इस गोचर के दौरान कम से कम 2027 तक सेवा भाव रखें। हालांकि बृहस्पति आपकी लंबी यात्रा से कनेक्शन और पार्टनरशिप में कमाई की क्षमता का विस्तार करेगा। तो जब आप लोगों के साथ काम करेंगे तो ये विस्तार करेगा। केतु आपको वो परिणाम देगा जो आप गहराई से लायक हैं, न कि जो आप चाहते हैं। तो ये ध्यान में रखें। हालांकि आपकी D9 चार्ट में मेष राशि में सैटर्न की प्रतिष्ठा भी अहम होगी। तो आपकी चार्ट में सैटर्न कहाँ है, क्या वो मेष राशि में नीच का है, तो वो परिणाम भी आएंगे। वो सैटर्न की क्षमता को भी प्रभावित करेगा कि वो पैसा दे पाए या लंबी यात्रा में लोगों के साथ पार्टनर कर पाए या लोगों के साथ काम करने की क्षमता, क्योंकि तब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस आधार पर कि सैटर्न D1 चार्ट में किस राशि में है, वो एक बात आएगी।
मगर D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति और प्रतिष्ठा अधिक प्रबल संकेत होगी, क्योंकि यहाँ हम D9 चार्ट में सैटर्न की बात कर रहे हैं। फिर सैटर्न का 10वें भाव का स्वामित्व तो 11वें भाव में राहु जा रहा है, जिसका मतलब है कि नए लोगों के साथ पार्टनरशिप करने, सामाजिक कनेक्शन बढ़ाने और अपने करियर से अधिक कमाई करने की भूख और इच्छा होगी। और क्योंकि D9 चार्ट में सैटर्न संभाव्यता के बारे में है, तो आपके वरिष्ठों, प्राधिकारियों और सत्ता वाले लोगों के साथ अच्छे संबंधों के कारण कमाई की संभाव्यता बहुत बढ़ जाती है, तो ये ध्यान में रखें। और आखिर में कृपया D1 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा को D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति और प्रतिष्ठा से जोड़े, क्योंकि वो निश्चित रूप से आपको D1 चार्ट और D9 चार्ट में सैटर्न का संयुक्त प्रभाव लाएगा। अब नवांश चार्ट में वृषभ राशि वालों के लिए, तो जिन लोगों की नवांश चार्ट में आपकी D9 चार्ट में आपके पहले भाव या लग्न भाव में वृषभ लग्न है, उनके लिए सैटर्न का मीन राशि में गोचर बहुत अहम होगा। तो पहली बात, आपकी D9 चार्ट में सैटर्न कहाँ है, किस प्रतिष्ठा में है? क्या सैटर्न आपके 7वें भाव या 6ठे भाव या 7वें भाव या 3रे भाव में है? और किस प्रतिष्ठा में है? क्या वो आपकी नवांश में मेष राशि में है? इन सब का गहरा असर होगा कि सैटर्न आपके लिए क्या संभाव्यताएं ला रहा है। अब ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सैटर्न की मीन राशि में स्थिति उन भावों का प्रभाव भी बनाएगी या लाएगी जिनका वो स्वामी है, यानी 9वां भाव, लंबी यात्रा, अध्यात्म, शैक्षणिक कनेक्शन। तो जो लोग कनेक्शन के जरिए सीखना चाहते हैं, क्योंकि D9 चार्ट पूरी तरह कनेक्शन, पार्टनरशिप के बारे में है, तो जो लोग अनुभवात्मक सीख का उपयोग लोगों से जुड़ने और उससे फायदा उठाने के लिए करते हैं, उसकी संभाव्यता बहुत बढ़ जाती है। बहुत संभाव्य है, क्योंकि सैटर्न लग्न पर दृष्टि डाल रहा है, जबकि सैटर्न 9वें और 10वें भाव का स्वामी है और राहु 10वें भाव में है, जबकि सैटर्न 11वें भाव में जाता है। राहु कुछ हफ्तों में कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिसका मतलब है कि नए लोगों के साथ जुड़ने की आपकी क्षमता या भूख और इच्छा, जिनसे आपको लगता है कि आप में बहुत सी समानताएं हैं या सीखने को बहुत कुछ है, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि D9 चार्ट पूरी तरह लोगों के बारे में है। ध्यान रखें। और कन्या राशि तथा 5वें भाव पर सैटर्न का दृष्टि मतलब है कि आपके सट्टेबाजी निवेशों से अधिक परिणाम या बेहतर परिणाम प्राप्त करने की आपकी क्षमता भी बढ़ जाती है। हालांकि हाँ, हो सकता है कि आपको बेहतर परिणाम मिलें अगर आपने किसी पार्टनरशिप में सट्टेबाजी निवेश किया है। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी किसी बिजनेस में पार्टनरशिप है या आप किसी के साथ रिश्ते में हैं और आप दोनों मिलकर निवेश के बारे में फैसले लेते हैं, तो ये पार्टनरशिप उन्मुख फैसला आपके लिए बेहतर परिणाम और बेहतर लाभ लाएगा। फिर धनु राशि पर सैटर्न का दृष्टि 6ठे भाव में धनु राशि पर, जहां बृहस्पति और केतु दोनों दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी अपने परिणाम लाएगा, जबकि सैटर्न 8वें भाव के परिणामों का विस्तार करेगा और 8वें भाव से लाभ प्राप्त करेगा। क्योंकि अब सैटर्न 11वें भाव में है, तो एक काम ये करेगा कि नए कनेक्शन, अचानक कनेक्शन, नए लोग आप जुड़ पाएंगे और उनसे लाभ भी कमा पाएंगे, क्योंकि D9 चार्ट पूरी तरह लोगों के बारे में है। हालांकि खासकर क्योंकि बृहस्पति भी उस पर दृष्टि डाल रहा है और विस्तार कर रहा है, और केतु का दृष्टि भी है, मगर ये जो अचानक होगा, ये शैक्षणिक उन्मुख होगा और आपने जो सीखा है, और ये आपको लाभ भी दिलाएगा। मगर साथ ही, जैसा मैंने कहा, D1 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा भी बहुत अहम होगी। अगर सैटर्न आपकी D1 चार्ट में अच्छी तरह से नहीं रखा है, तो D9 चार्ट में सैटर्न की क्षमता और संभाव्यता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। आपको कैसे परिणाम मिलेंगे? D1 चार्ट में सैटर्न की वो प्रतिष्ठा बहुत अहम है, और D9 चार्ट में सैटर्न कैसे रखा है, किन भावों का स्वामी है। और ये ध्यान रखें कि जितना अधिक आप रिश्तों और कनेक्शन पर ध्यान देंगे, उतना बेहतर परिणाम सैटर्न आपको देगा, जब सैटर्न आपकी D9 चार्ट में मीन राशि में गोचर करेगा। अब जिन लोगों की D9 चार्ट में आपकी नवांश चार्ट में मिथुन लग्न या राशि या लग्न है, ध्यान रखें, ये नवांश है,
D9 चार्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, न कि आपकी लग्न चार्ट या D1 चार्ट। तो जिन लोगों की D9 चार्ट नवांश चार्ट में मिथुन लग्न है, सैटर्न आपके 10वें भाव में मीन राशि में जाएगा। अब क्योंकि D9 चार्ट अधिक कनेक्शन, पार्टनरशिप, रिश्ते के बारे में है और ये उच्च संभाव्यता की चार्ट भी है। ध्यान रखें, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है। अधिक संभाव्य घटना आपके लिए आ सकती है, न कि केवल संभव होना। तो सैटर्न का मीन राशि में जाना, इसका बहुत असर होगा इस आधार पर कि आपकी D9 चार्ट में सैटर्न कहाँ है और किस प्रतिष्ठा में है, क्योंकि यहाँ हम गोचर में मीन राशि में 10वें भाव में जाने की बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर कि सैटर्न कहाँ है और आपकी D9 चार्ट में किस प्रतिष्ठा में है, परिणाम तदनुसार आएंगे। तो अगर सैटर्न मिसाल के तौर पर नवांश में छद्मोच्च का है, मगर अगर वो रिश्तों की राशि में 5वें भाव में है तो जाहिर है बेहतर परिणाम आएंगे। अगर सैटर्न मेष में है तो अधिक चुनौती भरे परिणाम होंगे, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखें, आपकी D9 चार्ट में सैटर्न कहाँ रखा है, ये बहुत अहम है, पहली बात। दूसरी बात, सैटर्न का भावों का स्वामित्व 8वां और 9वां भाव आपके रिश्तों से आपको कैसे परिणाम मिलते हैं, इस पर भी गहरा असर डालेगा। मिसाल के तौर पर सैटर्न 8वें भाव का स्वामी होकर अब 10वें भाव में जा रहा है, जिसका मतलब है कि अचानक परिवर्तन, अचानक बदलाव, अचानक अवसर के जरिए करियर में तेजी आएगी, क्योंकि सैटर्न मीन राशि में अच्छा करता है, ये 12वें भाव का कारक है, तो जाहिर है, और ये आशावाद की राशि है, तो अचानक कोई नया उद्यम, नई भूमिका, नया अवसर आपके पास आएगा, जिसके बारे में आप सोचेंगे या बहुत सकारात्मक रूप से देखेंगे, जो अच्छी बात है। आपको अवसरों को देखना चाहिए, मगर अपनी उचित जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि राहु कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिसका वो सैटर्न के साथ सहस्वामित्व करता है। तो काम से जुड़े नए कनेक्शन, नई पार्टनरशिप में जल्दबाजी न करें, अपनी उचित जांच करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्योंकि D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है, तो किसी घटना के गलत होने या बिगड़ने की अधिक संभाव्यता या संभावना अधिक होगी, अगर आपने उचित जांच या सावधानी नहीं बरती। हालांकि अगर आप सावधान हैं और अपने फैसले ध्यान से लेते हैं, तो ये आपके करियर में, आपके कनेक्शन, आपकी पार्टनरशिप, आपके जाने पहचाने लोगों के आधार पर कोई भी बदलाव करने के लिए एक बेहतरीन समय हो सकता है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई अवसर आए जो आपको किसी चीज से, किसी ऐसे व्यक्ति से आए जिसे आप पहले से जानते हैं। वो व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी, दूसरे संगठन, दूसरे बिजनेस में काम कर रहा हो। वो व्यक्ति आपको अपनी कंपनी में, किसी पार्टनरशिप में कोई नई भूमिका दे सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप काम से जुड़ा कोई नया व्यक्ति भी मिले और उसके जरिए कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है, यहाँ तक कि विपरीत लिंग के साथ भी। हालांकि क्योंकि केतु और बृहस्पति का दृष्टि भी धनु राशि पर 7वें भाव पर है, जो नवांश में कनेक्शन, पार्टनरशिप का भाव भी है, तो बृहस्पति नए रिश्तों, अच्छे रिश्तों का विस्तार करेगा, जबकि केतु परिवर्तन या बदलाव करेगा, जिसका मतलब है कि कोई रिश्ता टूट सकता है दूसरा रिश्ता बनने के लिए। तो अगर आप पहले से किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं, तो आकर्षण हो सकते हैं, तो सावधान रहें, खासकर कुंभ राशि में राहु के साथ। हालांकि सैटर्न का नवांश में 4थे भाव पर दृष्टि, जबकि वो 7वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है कि संभाव्यता किसी स्थिर रिश्ते में, किसी प्रतिबद्ध रिश्ते में आने की संभावना बहुत अधिक होगी, और आप काम पर जितना बेहतर करेंगे, आपका रिश्ता भी उतना बेहतर होगा। तो इस साल या अगले 2.5 सालों में स्थिर काम के कनेक्शन पर अधिक ध्यान देने की कोशिश करें, ताकि फिर आपका घरेलू जीवन, आपका रिश्ता भी स्थिर और प्रतिबद्ध रहे और कोई उतार चढ़ाव न हो। अगर आपका काम का क्षेत्र प्रभावित होता है, तो जाहिर है आपका घरेलू जीवन और आपके रिश्ते भी प्रभावित होंगे। अब याद रखें, जैसा मैंने कहा, D9 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा अहम है।
हालांकि आपको D1 चार्ट में सैटर्न की स्थिति को D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति से जोड़ना होगा, और वो बिना नहीं होना चाहिए। देखें कि D1 चार्ट में सैटर्न कैसे रखा है। मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस किए हैं कैसे आपको D1 चार्ट के लग्न में स्थितियों को नवांश से जोड़ना चाहिए ताकि तदनुसार रख सकें, क्योंकि इसका गहरा और समग्र असर होगा कि D9 चार्ट आपकी नवांश चार्ट में सैटर्न के परिणाम आपको कैसे आएंगे। अब जिन लोगों की D9 चार्ट में आपकी नवांश चार्ट में कर्क लग्न है, अब याद रखें, और मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, संभाव्यताएं न कि संभावनाएं। D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, क्या हो सकता है, जबकि D9 चार्ट संभाव्य की चार्ट है, क्या होने की संभावना है, जो हो भी सकता है या नहीं, आपके नियंत्रण में हो या न हो। हालांकि राशियां आपको आपकी D9 चार्ट में स्थिति के जरिए चेतावनी दे रही हैं कि क्या अधिक संभाव्य है, और आपको इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। तो कर्क लग्न वालों, कर्क राशि वालों के लिए आपकी नवांश में आपकी D9 चार्ट में जब सैटर्न मीन राशि में 9वें भाव में गोचर करता है, तो एक बात जिसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना है वो है D9 चार्ट में जन्म कुंडली की स्थिति में सैटर्न की प्रतिष्ठा। तो आपकी कुंडली में आपकी D9 चार्ट में सैटर्न आपकी D9 चार्ट में किस प्रतिष्ठा में रखा है, वो कहाँ रखा है। क्या वो 10वें भाव में मेष राशि में नीच का है, क्या वो छद्मोच्च का है, क्या वो अपनी राशि में 7वें या 8वें भाव में है, क्या वो किसी दूसरे ग्रह के साथ युति में है। तो हमें इसे देखना है और उस परिणाम को आपको कनेक्शन, पार्टनरशिप, रिश्तों के लेंस से देखना होगा, क्योंकि D9 चार्ट पूरी तरह रिश्तों और कनेक्शन के बारे में है, न कि केवल काम या भौतिक कनेक्शन या अकेले भौतिक परिणाम। आपको जो भी परिणाम आपके भौतिक रिश्ते, यात्रा, शिक्षा से मिलते हैं, वे सब किसी न किसी से जुड़े होंगे। आपको या तो किसी जान पहचान के जरिए अधिक लाभ मिलेगा, या किसी जान पहचान के जरिए नए अवसर मिलेंगे, या यहाँ तक कि किसी जान पहचान या गहरे कनेक्शन के जरिए चुनौतियां भी आ सकती हैं, क्योंकि ये D9 चार्ट है। तो सैटर्न का 11वें भाव में वृषभ राशि पर तीसरा दृष्टि, मतलब एक बहुत सकारात्मक नए बदलाव, नए परिवर्तन के जरिए अधिक लाभ कमाने में असमर्थता जो आपके लिए आ रहा है और वो लोगों से जुड़ा है। तो नया कनेक्शन अधिक पैसा ला रहा है, प्रबल या प्रबल संभाव्यता। फिर सैटर्न का नवांश में तीसरे भाव पर 7वां दृष्टि है, ये छद्म दृष्टि है। याद रखें, मैंने बहुत बार कहा है कि नवांश में दृष्टियां और युतियां छद्म होती हैं, हालांकि वे एक निश्चित सीमा तक काम करती हैं, खासकर गोचर में सैटर्न या ग्रह का गहरा असर होगा और मजबूत दृष्टियां भी। तो सैटर्न का तीसरे भाव पर, मीन में 9वें भाव पर दृष्टि, खासकर जब बृहस्पति भी मिथुन राशि में जा रहा है, जिसका मतलब है कि परिवर्तन आपके करियर में आपके प्रयास और आपकी सीख, शिक्षा पर आधारित हो सकता है। तो अगर आप नई चीजें सीखते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं और प्रयास करते हैं, तो मजबूत लाभ निश्चित रूप से आपको आएंगे, या अगर आपने वो किया है तो सैटर्न का मीन में ये गोचर निश्चित रूप से वो अवसर आपके लिए लाएगा। सैटर्न का बृहस्पति के साथ धनु राशि पर 10वां दृष्टि, मतलब छठा भाव, छिपे हुए शत्रु, प्रतिस्पर्धा, बीमारी भी सक्रिय हो रहा है। तो लोगों जो आप खाते पीते हैं उसमें थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि केतु पोषण और कमाई के दूसरे भाव में चला गया है। तो अपनी सेहत खराब न करें, जिससे आपकी कमाई प्रभावित हो सकती है, आपको अधिक छुट्टी लेनी पड़ सकती है, आपको अपनी बचत में से पैसा निकालना पड़ सकता है और अपनी सेहत पर खर्च करना पड़ सकता है। तो आप जो खाते हैं उसमें सावधान रहें। हालांकि ये नए लोगों से जुड़ने और उनसे लाभ कमाने की आपकी क्षमता का विस्तार कर रहा है, क्योंकि D9 चार्ट पूरी तरह कनेक्शन के बारे में है। तो बहुत खुले रहें और सावधान रहें कि आप किससे जुड़ते हैं, खासकर क्योंकि सैटर्न का तीसरा दृष्टि 11वें भाव पर भी है। तो हो सकता है कि आप उन लोगों के छिपे हुए शत्रु बना लें जो आपसे अधिक ईर्ष्या करते हैं, अगर आप सावधान नहीं हैं। खासकर राहु के 8वें भाव में जाने के साथ मगर केतु आपको किसी व्यक्ति या किसी रिश्ते से अलग या दूर भी करेगा जो काम नहीं कर रहा है। तो ये भी ध्यान में रखें।
तो अब ये ध्यान में रखें कि आपको अपनी D1 चार्ट में सैटर्न की स्थिति को भी जोड़ना है, क्योंकि इस आधार पर कि सैटर्न आपकी D1 चार्ट में, आपकी लग्न चार्ट में कहाँ रखा है, उस आधार पर आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या अधिक संभाव्य है जो आ रहा है। अगर सैटर्न आपकी D1 चार्ट में 10वें भाव में रखा है, तो अब 9वें भाव में जा रहा है, मतलब कनेक्शन, तो आपका करियर और लाभ लाना अधिक होगा। अगर सैटर्न चौथे भाव में रखा है, तो कनेक्शन और घरेलू जीवन से जुड़ा कुछ काम भी आपको लाभ दिला सकता है, तो उस कनेक्शन को भी ध्यान में रखें। अब जिन लोगों की नवांश चार्ट में आपकी D9 चार्ट में सिंह लग्न है, अब याद रखें, न केवल सैटर्न मीन राशि में गोचर करेगा, बल्कि बृहस्पति मिथुन में, केतु सिंह में और राहु कुंभ राशि में भी कुछ हफ्तों में जाएगा। तो नवांश चार्ट में सैटर्न के गोचर का महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि नवांश चार्ट संभाव्यता की चार्ट है, जिसका मतलब है कि आपके लिए जो भी प्रबल रूप से संभाव्य है, जो आपके पास आ सकता है, उसकी D1 चार्ट द्वारा लाई गई संभावनाओं से अधिक मजबूत संभावना है। तो ये बहुत अहम है कि आप D9 चार्ट, रिश्तों, कनेक्शन और पार्टनरशिप की चार्ट को सैटर्न के मीन राशि में गोचर के लेंस से भी देखें, क्योंकि ये लंबी अवधि है। तो जब सैटर्न मीन राशि में जाए, तो देखें कि सैटर्न आपकी D1 चार्ट में कैसे रखा है, मगर D9 चार्ट में भी, जिसका मतलब है आपकी D9 चार्ट में, आपकी नवांश चार्ट में सैटर्न कहाँ रखा है, क्या सैटर्न 12वें भाव में है, या सैटर्न 7वें भाव में है, या सैटर्न तीसरे भाव में छद्मोच्च का है, या 9वें भाव में छद्मनीच का है। ये सब ध्यान में रखें, और उसके जरिए, क्योंकि वे भाव, वे क्षेत्र, वे अभिव्यक्तियां जब सैटर्न मीन राशि में जाएगा तो सक्रिय होंगी। तो अगर सैटर्न आपकी D9 चार्ट में, जन्म चार्ट में 10वें भाव में रखा है, तो जाहिर है सैटर्न मीन राशि में गोचर करके जन्म सैटर्न पर दृष्टि डालेगा, तो ये भी परिणाम लाता है। तो देखें कि गोचरकर्ता सैटर्न आपकी D9 चार्ट में जन्म सैटर्न के साथ क्या संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये बहुत अहम है। फिर 2 भावों का स्वामित्व, सैटर्न छठे भाव, शत्रुओं, प्रतिस्पर्धा, मगर आपके नीचे काम करने वाले लोग का स्वामी है, तो वे सैटर्न के 8वें भाव में जाने से सक्रिय हो रहे हैं। तो किसी अचानक चुनौती के जरिए, क्योंकि याद रखें D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है, मगर कनेक्शन, पार्टनरशिप और लोगों की भी, तो कुछ लोग जो आपके नीचे काम करते हैं, या छिपे हुए शत्रु हैं, या छिपी हुई प्रतिस्पर्धा है, या आपसे द्वेष रखते हैं, वे अचानक चुनौती या अचानक मुद्दा ला सकते हैं, जिससे आपका करियर प्रभावित होगा और आपके काम के जरिए पैसा कमाने की आपकी क्षमता भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि सैटर्न प्रयास के तीसरे दृष्टि से, मगर 10वें भाव, काम और करियर पर, मगर वृषभ राशि में, जो पैसे की राशि है, खासकर क्योंकि सैटर्न दूसरे भाव, कन्या राशि पर भी दृष्टि डालता है। तो D9 चार्ट में जब सैटर्न गोचर करता है, तो कमाई गहराई से प्रभावित और बढ़ रही है, और सैटर्न की 10वीं दृष्टि से रोमांस, सट्टेबाजी, निवेशों पर भी दृष्टि डालने की अधिक संभाव्यता है। तो आप किसी कनेक्शन में जो भी करते हैं, या तो काम में बदलाव जो किसी कनेक्शन में हो रहा है, या निवेश हो रहा है, या कोई नया रोमांस हो रहा है, तो केतु आपको एक व्यक्ति से अलग करेगा, मगर बृहस्पति नए लोगों से जुड़ने की आपकी क्षमता का विस्तार करेगा, और सैटर्न स्थिरता प्रदान कर रहा है। याद रखें D9 चार्ट रिश्तों और कनेक्शन की चार्ट है, तो ऐसी घटना के घटित होने की संभाव्यता बहुत बहुत मजबूत है, तो उसके बारे में बहुत सावधान रहें। और आखिर में अपनी D1 चार्ट, अपनी लग्न चार्ट में सैटर्न के कनेक्शन को देखें और उसे इससे जोड़े कि सैटर्न के संभाव्य परिणाम आपकी D9 चार्ट में आपके लिए क्या आ रहे हैं। अब जिन लोगों की नवांश चार्ट में आपकी D9 चार्ट में कन्या लग्न है, यानी आपकी D9 चार्ट के पहले भाव या नवांश चार्ट का लग्न कन्या राशि है, तो उनके लिए सैटर्न का मीन राशि में गोचर एक कारण से बहुत गहरा असर रखता है। सैटर्न न केवल मीन राशि में जाकर सीधे लग्न पर दृष्टि डालेगा, बल्कि सैटर्न क्योंकि 7वें भाव में है, जहां उसे बहुत उच्च दिशात्मक बल मिलता है, तो ये आपको नवांश के कई अन्य लग्नों की तुलना में अधिक मजबूती से प्रभावित करेगा।
अब सैटर्न की D9 चार्ट में जन्म स्थिति में प्रतिष्ठा भी याद रखें तो आपकी जन्म कुंडली में जहां सैटर्न आपकी नवांश में रखा है उसका गहरा असर होगा कि सैटर्न मीन राशि में गोचर में आपके लिए क्या परिणाम ला रहा है। तो अगर सैटर्न खुद मीन राशि में है तो ये D9 चार्ट नवांश चार्ट में सैटर्न की वापसी स्थिति है। अगर सैटर्न मेष राशि में छद्मनीच में है तो सैटर्न के मीन राशि में जाने का गहरा असर होगा। अगर सैटर्न मिसाल के तौर पर वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में आपके 7वें भाव में है तो उसका गहरा असर होगा। तो D9 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा का सैटर्न के मीन राशि में गोचर पर बहुत गहरा असर होगा। दूसरी बात, सैटर्न न केवल लग्न पर दृष्टि डालेगा और आपके कनेक्शन के जरिए आपकी प्रतिष्ठा में स्थिरता लाएगा। तो अगर आप किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो व्यक्ति बहुत सहायक है, आपका उसके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, आपकी उससे जुड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है, क्योंकि याद रखें रिश्ते और कनेक्शन तो आपकी क्षमता या स्थिर रिश्तों और कनेक्शनों के जरिए आपको समाज में अपनी प्रतिष्ठा और स्थान बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। तो कन्या लग्न वालों के लिए नवांश चार्ट में विकास और पदोन्नति का अवसर भी प्रबल रूप से आ रहा है। तो ये ध्यान में रखें, आपके लिए बहुत मजबूत परिणाम, खासकर क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव में है तो कनेक्शन और काम के कनेक्शन और पेशेवर कनेक्शन का विस्तार कर रहा है। और क्योंकि D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है तो घटना के घटित होने या उसकी संभाव्यता बहुत उच्च है। और फिर सैटर्न का चौथे भाव पर दृष्टि, जहां बृहस्पति और केतु भी दृष्टि डालते हैं, तो बृहस्पति का दृष्टि और केतु का दृष्टि चौथे भाव पर आपके घरेलू कनेक्शन, घरेलू जीवन, घर में बदलाव, घर में निवेश में बदलाव की क्षमता भी ला सकता है, मगर ये सब लोगों से जुड़ा होगा। तो अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कोई शामिल होगा जिस पर आप निर्भर हैं, जिससे आप सलाह लेते हैं या साथ में खरीदते हैं या साथ में घर में निवेश करते हैं और संपत्तियां भी बनाते हैं। बृहस्पति उससे लाभ कमाने की क्षमता का विस्तार करेगा और केतु आपको पुरानी संपत्ति या निवेश से अलग करके नया बनाने के लिए करेगा। तो वो कन्या लग्न वालों के लिए नवांश में प्रबल रूप से आ रहा है। और D1 चार्ट और D9 चार्ट में सैटर्न के बीच कनेक्शन को भी देख पाए, क्योंकि केवल D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति को देखना ही काफी नहीं है, D1 चार्ट में सैटर्न की स्थिति का भी गहरा असर होगा। और मैंने पहले ही वीडियोस किए हैं कि किसी ग्रह की D1 और D9 चार्ट में स्थिति के बीच कैसे जोड़ा जाए, तो उस सीख का उपयोग करें ताकि देख सकें कि D1 चार्ट में सैटर्न की स्थिति सैटर्न के मीन राशि में गोचर में आपकी D9 चार्ट में आपको कैसे परिणाम दे रही है। अब जिनकी D9 चार्ट में आपकी नवांश चार्ट में तुला लग्न है, यानी नवांश चार्ट में आपका पहला भाव या लग्न या राशि तुला है, तो सैटर्न की D9 चार्ट में गोचर स्थिति को देखना बहुत अहम है, क्योंकि D9 चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है, न कि संभावनाएं। याद रखें, मैंने बहुत सारे वीडियोज में कहा है D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, मगर D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है, उच्च संभाव्यताएं। किसी घटना के घटित होने की अधिक संभाव्यता D9 चार्ट में किसी ग्रह की अंतिम स्थिति के जरिए अधिक दिखती है। तो सैटर्न का मीन राशि में गोचर आपको अपनी D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति जन्म सैटर्न के साथ देखना चाहिए, जिसका मतलब है आपकी जन्म कुंडली में आपकी D9 चार्ट में सैटर्न कहाँ रखा है। क्या वो लग्न में है? क्या वो 10वें भाव में है? क्या वो 7वें भाव में उचित नीचता में है? क्या वो दूसरे भाव में परिवर्तन और बदलाव की राशि में है? तो ये सब आपको सैटर्न के मीन राशि में गोचर के साथ उस कनेक्शन को देखना है। तो अगर सैटर्न 10वें भाव में रखा है तो अब गोचर में 6ठे भाव में जा रहा है, तो इसका आपके काम पर असर होगा। अगर ये 12वें भाव का स्वामी है तो अब 6ठे भाव में जा रहा है, तो सेवा विदेशी लाइनों से जुड़ना या विदेशी कनेक्शन वाले लोगों को जानने से जुड़ा बदलाव या परिवर्तन आएगा। तो वो कनेक्शन अहम है। सैटर्न चौथे और 5वें भाव का स्वामी है, अब गोचर में 6ठे भाव में जा रहा है, तो आपके घरेलू जीवन, आपके घरेलू क्षेत्र, आपकी दैनिक सुविधाओं में बदलाव की उच्च संभाव्यता है।
मगर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपका घरेलू जीवन भी किसी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो रहा है, जिसका मतलब है काम पर कुछ परेशानी है, आपके नीचे काम करने वाले लोगों या अधीनस्थों के साथ कुछ परेशानी है, जिससे आपका घरेलू जीवन भी प्रभावित हो सकता है या संपत्तियां बनाने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई और आपसे पदोन्नति चुरा लेता है क्योंकि सैटर्न पदोन्नति के छठे भाव में जा रहा है, तो नई संपत्तियां बनाने, कुछ निवेश करने की, मान लीजिए चौथे भाव की नया घर, जमीन या सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। तो जैसा मैंने कहा, आपकी D9 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा का गहरा असर होगा, उच्च संभाव्यता भी। फिर पांचवा भाव जिसका सैटर्न स्वामी है, बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि राहु कुछ हफ्तों में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो राहु सैटर्न की भूख और लालच को बढ़ाएगा ताकि अधिक प्रयास कर सके और लाभ कमा सके, जो विदेशी भूमि से भी जुड़ा हो सकता है, मगर वो बदलाव अचानक भी हो सकता है, जिसका मतलब है बिना एहसास के अचानक अधिक पैसा कमाने की क्षमता। क्यों पैसा? क्योंकि सैटर्न का तीसरा दृष्टि, प्रयास का दृष्टि तीसरे भाव पर ही है, 10वें दृष्टि से कर्म, काम के 10वें भाव के पास। तो अपने काम के प्रयास के जरिए आप अपने छिपे हुए शत्रुओं पर बढ़त हासिल कर सकते हैं और अचानक परिवर्तन, अचानक पैसा कमाने की क्षमता, जो विदेशी कंपनियों, विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ी हो, वो भी आ सकती है। तो ये ध्यान में रखें। और क्योंकि बृहस्पति और केतु भी आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, बृहस्पति लोगों को प्रभावित करने के लिए अधिक मेहनत करने की क्षमता का विस्तार करेगा, जबकि केतु आपको एक इकाई, एक चीज से अलग करेगा, जो फलदायी नहीं हो सकती या आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती या उपयुक्त नहीं हो सकती। तो ये ध्यान में रखें। साथ ही ध्यान में रखें कि सैटर्न आपकी D1 चार्ट में कहाँ रखा है और किस प्रतिष्ठा में, और फिर उसे अपनी D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति से जोड़ पाए, क्योंकि केवल D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति को देखना D1 चार्ट में सैटर्न की स्थिति को देखे बिना पर्याप्त नहीं है। अब जिन लोगों की नवांश चार्ट में वृश्चिक लग्न है, उनके लिए नवांश चार्ट बहुत अहम है, क्योंकि नवांश चार्ट या आपकी D9 चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है, न कि संभावनाएं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, जबकि D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है, जिसका मतलब है कि D9 चार्ट में जो दिखता है उसके घटित होने की अधिक संभाव्यता है। तो आप D9 चार्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासकर गोचर के नजरिए से, और इसीलिए मीन का गोचर, जहां वो आपकी D9 चार्ट में रखा है, बहुत अहम हो जाता है। तो सैटर्न जन्म चार्ट में आपकी कुंडली में कैसे रखा है, इसका आपके 5वें भाव में मीन राशि में सैटर्न के गोचर पर गहरा असर होता है। तो इस आधार पर कि सैटर्न कहाँ रखा है, वो भाव भी सक्रिय हो जाएगा, वे परिणाम, वे क्षेत्र भी सक्रिय और प्रभावित होंगे। तो अगर सैटर्न खुद लग्न में रखा है, तो आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपका स्थान, समाज में आपकी हैसियत, आपकी सेहत, आपके जीवन लक्ष्य प्रभावित होंगे। अगर सैटर्न आपके 7वें भाव में रखा है, तो कनेक्शन, पार्टनरशिप, विवाह, रिश्तों में अधिक मजबूत परिणाम आएंगे। अगर सैटर्न आपकी D9 चार्ट में 11वें भाव में रखा है, तो आपके सामाजिक कनेक्शन, सामाजिक नेटवर्क के जरिए कनेक्शन भी होगा। तो जब सैटर्न अब मीन राशि में गोचर में जाता है, तो उसका गहरा असर होगा, और जहां भी सैटर्न आपकी D9 चार्ट में जन्म स्थिति में रखा है, उसे सक्रिय करेगा। पहली बात, तीसरा और चौथा भाव सट्टेबाजी, निवेशों में अधिक लाभ कमाने की क्षमता को सक्रिय करेगा, जहां सैटर्न D9 चार्ट में जा रहा है, खासकर लोगों से जुड़ा हुआ, क्योंकि D9 चार्ट, नवांश चार्ट, लोगों, कनेक्शन, पार्टनरशिप के बारे में है। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं और साथ में आप सट्टेबाजी, निवेश में, शेयर, संपत्ति, नए बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो ये एक शानदार निवेश होगा, खासकर क्योंकि सैटर्न इस भाव में और पार्टनरशिप की राशि पर 7वें भाव पर भी पड़ रहा है। मगर वृषभ राशि पैसे की राशि भी है, तो किसी पार्टनरशिप कनेक्शन के जरिए सट्टेबाजी, निवेश से अधिक पैसा कमाने की क्षमता बहुत प्रबल रूप से उजागर है। वो पार्टनरशिप कोई दोस्त भी हो सकता है,
या कोई बुद्धिमान सलाहकार या कोई आपसे बड़ा वरिष्ठ और वो व्यक्ति सलाह देकर और निवेश करके पार्टनरशिप के जरिए पैसा कमाना, ये बहुत बहुत प्रबल रूप से संकेतित है। और सैटर्न का दूसरे भाव आय, पोषण, पारिवारिक वंश पर दृष्टि तो ये भी गहराई से प्रभावित है, खासकर बृहस्पति के साथ। जब बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करता है और अपनी ही राशि धनु पर दृष्टि डालता है, मगर केतु भी दृष्टि डालता है, जिसका मतलब है सैटर्न अधिक पैसा कमाने की क्षमता बढ़ा रहा है। बृहस्पति उस आय का विस्तार कर रहा है। हालांकि केतु कह रहा है केवल कुछ क्षेत्रों में जहां आपने मेहनत की है और आप उस निवेश और वृद्धि और विकास के लायक हैं, तभी मैं आपकी मदद करूंगा, नहीं तो मैं मदद नहीं करूंगा, खासकर काम से जुड़ा हुआ। और आखिर में ध्यान में रखें कि सैटर्न D1 चार्ट में कहाँ रखा है और किस प्रतिष्ठा में, और फिर उसे D9 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा और स्थिति से जोड़े। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि किसी ग्रह की D1 चार्ट में स्थिति को उसकी D9 चार्ट में स्थिति से कैसे जोड़ा जाए, तो उस सीख का उपयोग करें और उस अनुभव का उपयोग तदनुसार करें, ताकि वृश्चिक लग्न वालों के लिए D9 चार्ट नवांश चार्ट में गोचर में 5वें भाव में मीन राशि में सैटर्न की स्थिति को देख सकें। अब जिन लोगों की नवांश चार्ट में D9 चार्ट में धनु लग्न है, यानी पहले भाव में धनु राशि है, या आपकी D9 चार्ट में लग्न धनु है, उन लोगों के लिए, जैसा मैंने बहुत बार कहा है, D9 चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है। न केवल संभावनाएं, बल्कि D9 नवांश चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है, किसी घटना के घटित होने या परिणाम आने की अधिक संभाव्यता। इसीलिए किसी ग्रह का गोचर न केवल D1 चार्ट में बल्कि आपकी D9 चार्ट में भी देखा जाना चाहिए। वो कहाँ जा रहा है, क्या सक्रिय कर रहा है, क्या संभाव्य परिणाम या संभावनाएं ला रहा है, किसी निश्चित संभावना के घटित होने या किसी घटना के घटित होने या किसी परिणाम के आने की अधिक संभाव्यता। अब इस आधार पर कि सैटर्न कहाँ है और किस प्रतिष्ठा में, उसे सैटर्न की प्रतिष्ठा या मीन राशि में गोचर से जोड़े। तो मिसाल के तौर पर अगर सैटर्न आपकी जन्म चार्ट में दूसरे भाव में रखा है तो अब चौथे भाव में जा रहा है, तो पैसा चौथे भाव या घरेलू जीवन सुविधाओं से जुड़ेगा, वो कनेक्शन होगा। अगर सैटर्न आपकी जन्म D9 चार्ट में 10वें भाव में रखा है तो अब चौथे भाव में जा रहा है, तो आपके काम के क्षेत्र के जरिए संपत्तियां बनाने या अपने घरेलू जीवन को सुधारने या अधिक स्थिरता लाने या नया घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा पाना, वो आ रहा है। तो आपकी D9 चार्ट में सैटर्न कहाँ रखा है, इस गोचर पर इसका गहरा असर है। दूसरी बात, सैटर्न का स्वामित्व, सैटर्न आय के दूसरे भाव का स्वामी है और अब चौथे भाव में जा रहा है, तो वो भी सक्रिय होगा, आय घर से जुड़ेगी। तो आप में से कुछ लोग संपत्ति से अधिक पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं या संपत्ति किराए पर दे सकते हैं, या एक बार जब आप नई संपत्ति में जाते हैं तो उसके जरिए आपका काम अचानक बेहतर हो जाता है, आपका काम बढ़ जाता है, आपका काम विकास पाता है, आपका काम स्थिर परिणाम या स्थिरता पाता है, जिससे कमाई आती है, मगर वो प्रयास के तीसरे भाव से जुड़ा है। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितनी कठिन प्रयास करेंगे, जितना अधिक रचनात्मक प्रयास करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर परिणाम और समाज में प्रतिष्ठा, गरिमा, स्थान में वृद्धि, क्योंकि सैटर्न मजबूत दृष्टि से लग्न का सम्मान कर रहा है। मगर क्योंकि राहु सैटर्न के साथ तीसरे भाव में रखा है, तो अपने प्रयास के जरिए अधिक परिणाम पाने की भूख और लालच भी आएगा। तो लोगों से जुड़ने और उन्हें प्रभावित करने और खुद को बाजार में पेश करने और उससे लाभ कमाने की आपकी क्षमता बहुत बहुत उच्च है। याद रखें कि बृहस्पति का लग्न पर दृष्टि आने वाले परिणामों का विस्तार करेगा और सैटर्न को बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। हम इसके बारे में अधिक बात करेंगे जब हम बृहस्पति के मिथुन में गोचर के बारे में बात करेंगे, और केतु भी सैटर्न को निश्चित रूप से केतु अनुमति देगा, मगर कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव की अनुमति केतु नहीं देगा अगर आप उसके लायक नहीं दिखते और अगर आपने अपने अनुभवों से नहीं सीखा है, क्योंकि केतु है
और आखिर में कृपया D1 चार्ट में सैटर्न के कनेक्शन को देख पाए और फिर उसे D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति से जोड़े, क्योंकि किसी ग्रह की D1 चार्ट में स्थिति और फिर D9 चार्ट में स्थिति को जोड़े बिना ये पूर्ण विश्लेषण नहीं होगा। मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि किसी ग्रह के D1 और D9 चार्ट के बीच कनेक्शन कैसे देखें, तो उस सीख का उपयोग करें और फिर धनु लग्न वालों के लिए नवांश में आपकी D9 चार्ट में सैटर्न के चौथे भाव मीन राशि में गोचर को देख पाएं। अब मकर लग्न वालों के लिए आपकी D9 चार्ट में आपकी नवांश चार्ट में, यानी अगर मकर आपकी नवांश में आपकी D9 चार्ट में पहला भाव या लग्न है तो उनके लिए आपको याद है मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, मगर D9 चार्ट संभाव्यता की चार्ट है। किसी घटना, किसी परिणाम, किसी अवसर के आपके पास आने की संभाव्यता बढ़ जाती है या अधिक होती है जब आप अपनी D9 चार्ट, अपनी नवांश चार्ट से परिणाम देखते हैं। और इसलिए सैटर्न के नवांश चार्ट में D9 चार्ट में गोचर का गहरा विश्लेषण बहुत अहम हो जाता है। अब जब सैटर्न D9 लग्न के नजरिए से तीसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहा है तो अपनी जन्म चार्ट में, अपनी कुंडली में, अपनी D9 चार्ट में सैटर्न कहाँ रखा है उसके बीच कनेक्शन देख पाए, जिसका मतलब है आपकी D9 चार्ट में अगर आप D9 चार्ट में मकर लग्न हैं, अगर सैटर्न रखा है मिसाल के तौर पर 11वें भाव में, तो अब मीन में तीसरे भाव में गोचर कर रहा है तो उस कनेक्शन को देख पाए। वो कनेक्शन ये मतलब होगा कि अगर सैटर्न 11वें भाव में वृश्चिक राशि में रखा है तो आपके कनेक्शन, आपके सामाजिक नेटवर्क में आपके प्रयास के जरिए कुछ परिवर्तन आ रहा है और फिर आप उससे लाभ कमा पाएंगे। क्यों लाभ? सट्टेबाजी लाभ, क्योंकि सैटर्न का प्रयास का तीसरा दृष्टि और प्रयास के तीसरे भाव में होना 5वें भाव सट्टेबाजी निवेशों पर जा रहा है, मगर वृषभ राशि में पैसे की राशि में, तो किसी परिवर्तन के जरिए इसे अपनी D9 चार्ट में 11वें भाव में अपनी स्थिति से जोड़कर और सैटर्न के तीसरे भाव में गोचर और उसके दृष्टि से जोड़कर पैसा संभव हो सकता है। अगर सैटर्न 7वें भाव में रखा है या 5वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है तो किसी पार्टनर, बिजनेस में पार्टनरशिप के जरिए सट्टेबाजी निवेश से पैसा कमाना, तो उस कनेक्शन को आपको देख पाना चाहिए। फिर सैटर्न का 9वें भाव पर 7वां दृष्टि है तो अपने अनुभवों का उपयोग करके, अपनी अवधि का उपयोग करके, अपनी योग्यता के जरिए सीखने की अपनी क्षमता का उपयोग करके अपनी योग्यता बढ़ाकर और फिर लाभ कमाने और अपनी बढ़ी हुई योग्यता से लोगों को प्रभावित करने और पैसा और लाभ कमाने का अवसर। सैटर्न का 5वें भाव पर प्रभाव भी अहम है, क्योंकि 5वां भाव करियर में परिवर्तन या बदलाव का भाव भी है, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव का 8वां है और क्योंकि सैटर्न लग्न का स्वामी है, ये बहुत अहम हो जाता है। और क्योंकि सैटर्न लग्न का स्वामी है और तीसरे भाव में जा रहा है तो आपके काम के क्षेत्र के जरिए लाभ कमाने की आपकी क्षमता भी बहुत अहम हो जाती है। और सैटर्न 10वें दृष्टि से 12वें भाव पर भी दृष्टि डालता है, जहां बृहस्पति का दृष्टि और केतु का दृष्टि भी है, जिसका मतलब है सैटर्न की प्रयास के जरिए, स्थिर कनेक्शन के जरिए, लोगों का उपयोग करके और फिर विदेशी भूमि में, विदेशी कनेक्शन में, व्यक्तिगत क्षमता में, अलग थलग काम में लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ गई है। और क्योंकि सैटर्न 12वें भाव पर भी दृष्टि डालता है और बृहस्पति भी उस पर केतु के दृष्टि के साथ दृष्टि डालता है, तो सैटर्न विदेशी भूमि, विदेशी कनेक्शन, अलग थलग भूमिकाओं में भी लाभ कमाने की क्षमता का विस्तार कर रहा है। बृहस्पति इसका विस्तार कर रहा है, खासकर सेवा, काम से जुड़ा हुआ, मगर केतु 8वें भाव से अचानक बदलाव, अचानक परिवर्तन कर रहा है। या तो आपको अपने काम में, अपने करियर में 12वें भाव से जुड़ा लाभ कमाने में सक्षम बनाने के लिए, मगर केतु उस कनेक्शन को रोक रहा है। अगर आप उसके लायक नहीं हैं, अगर आपने उसके लिए मेहनत नहीं की है, मगर बृहस्पति निश्चित रूप से सैटर्न के दृष्टि में जोड़ रहा है और एक उच्च अवसर पैदा कर रहा है लाभ कमाने के लिए, अगर आपने पहले से प्रयास किया है। क्योंकि सैटर्न 3वें भाव में है, तो ये ध्यान में रखें।
और आखिर में D1 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा को भी देखें, क्योंकि इस आधार पर कि सैटर्न आपकी D1 चार्ट में कहाँ रखा है, परिणाम तदनुसार आएंगे। और मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस किए हैं कि अपनी D1 और D9 चार्ट के बीच कनेक्शन कैसे देखें, तो उस अनुभव का उपयोग करें ताकि सैटर्न के आपकी D9 चार्ट में मीन राशि में गोचर का गहरा विश्लेषण कर सकें। अब जिन लोगों की D9 चार्ट में आपकी नवांश चार्ट में कुंभ लग्न है, उस बात को ध्यान में रखें कि D9 चार्ट में आपकी जन्म चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा बहुत अहम है जब सैटर्न अब मीन राशि में जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा D9 चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है, न कि संभावनाएं। D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, मगर नवांश चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है। किसी घटना के घटित होने, कोई परिणाम आने, कोई अवसर आपके पास आने, कोई बदलाव होने, कोई परिवर्तन होने की अधिक संभाव्यता। तो ये अहम है कि आप किसी ग्रह के गोचर को केवल D1 चार्ट के बजाय नवांश चार्ट के जरिए भी देखें। तो इस आधार पर कि सैटर्न आपकी D9 चार्ट में कहाँ रखा है, ये भूमिका निभाएगा। खासकर ये विशेष खंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुंभ आपकी D9 चार्ट में लग्न है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए आपकी D9 चार्ट में, आपकी नवांश चार्ट में, और सैटर्न अब दूसरे भाव में जा रहा है। देखें जन्म चार्ट में सैटर्न कहाँ रखा है ताकि वो कनेक्शन आए। अगर सैटर्न 10वें भाव में रखा है और अब दूसरे भाव में गोचर कर रहा है तो कमाई काम से जुड़ेगी। अगर सैटर्न तीसरे भाव में रखा है और अब दूसरे भाव में जा रहा है तो प्रयास, पैसे, पोषण, लाभ से जुड़ेगा। अगर सैटर्न छठे भाव में रखा है और अब दूसरे भाव में जा रहा है तो शत्रुओं पर विजय पाने और फिर पैसा कमाने की क्षमता, वे कनेक्शन आएंगे। तो D9 चार्ट में, जन्म चार्ट में सैटर्न को भी देखें। दूसरी बात, सैटर्न का भावों का स्वामित्व। सैटर्न 12वें भाव जो मकर राशि है, साथ ही लग्न, दोनों का स्वामी है और इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि लग्न और 12वें भाव का स्वामित्व और दूसरे भाव में जाना मतलब आपकी रचनात्मक बदलाव, परिवर्तनकारी बदलाव करने की क्षमता के जरिए प्रतिष्ठा, गरिमा, स्थान में वृद्धि, क्योंकि राहु कुंभ राशि में लग्न में रखा है जिसका सैटर्न के साथ सहस्वामित्व है। तो 12वां भाव आपको उच्च खर्चों से जोड़ता है, मगर अवशेषों से भी। अगर आप अपने पैसे पर नियंत्रण नहीं रख पाते, बुद्धिमान फैसले लेने में सक्षम नहीं होते, खासकर लग्न में राहु के साथ, और वो किसी बुरे कनेक्शन, बुरे सामाजिक नेटवर्क के कारण आ सकता है, तो किसी दोस्ती के कारण किसी अवसर में पैसा लगाना और फिर पैसा खोना भी आ सकता है। हालांकि अगर आप सोच समझकर सीखे हुए फैसले लेते हैं तो किसी कनेक्शन के जरिए पैसा कमाने की क्षमता। याद रखें, D9 चार्ट, नवांश चार्ट पूरी तरह पार्टनरशिप, कनेक्शन, रिश्ते के बारे में है, तो परिणाम आपके लिए उच्च आएंगे। किसी जान पहचान या शायद किसी दोस्त के जरिए आपके लिए पैसा कमाने के जरिए भी। मगर ध्यान रखें कि लग्न में राहु होना कनेक्शन बनाने में आपके लिए भिन्नता लाएगा। और क्योंकि कुंभ लग्न वालों के लिए नवांश चार्ट में राहु लग्न में है, जब राहु कुछ हफ्तों में कुंभ में गोचर करता है और बृहस्पति और 9वें भाव दोनों पर दृष्टि डालता है, तो नवांश में सैटर्न लग्न का स्वामी होकर दूसरे भाव में जा रहा है, जहां राहु इन भावों पर दृष्टि डाल रहा है। इसका भी गहरा असर होगा बदलाव करने, अपने अनुभवों का उपयोग करके सीखने की क्षमता के जरिए परिवर्तनकारी बदलाव करने और फिर पैसा कमाना प्रबल रूप से आ रहा है। और उस पैसे का उपयोग संपत्तियां बनाने, संपत्तियां खरीदने, नई संपत्तियां बनाने या सुविधाएं खरीदने के लिए करना, क्योंकि सैटर्न का तीसरा दृष्टि वृषभ राशि में पैसे की राशि पर, मगर चौथे भाव पर है, और सैटर्न का 7वां दृष्टि परिवर्तनों, बदलाव के 8वें भाव पर है। तो सैटर्न एक बुरे बदलाव, बुरे परिवर्तन को बाधित कर रहा है, मगर सैटर्न एक अच्छे बदलाव, अच्छे परिवर्तन को आमंत्रित भी कर रहा है। तो ये ध्यान में रखें। D1 चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा, स्थिति और फिर उसे D9 चार्ट में उसकी प्रतिष्ठा और स्थिति से जोड़े। मैंने पहले ही वीडियोस किए हैं कि D1 चार्ट में सैटर्न के कनेक्शन को D9 चार्ट में सैटर्न की स्थिति से कैसे देखा जाए। अब जब सैटर्न मीन में गोचर कर रहा है
तो उस सीख का तदनुसार उपयोग करें और मेरा वो वीडियो भी देखें जो मैंने लग्न राशि से सैटर्न के मीन में गोचर के लिए किया है। और आखिर में जिन लोगों की D9 चार्ट में मीन लग्न है, अब सैटर्न का लग्न में मीन राशि में गोचर आपके लिए गहरा असर, मजबूत परिणाम रखेगा, क्योंकि नवांश चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है, न कि संभावनाएं। D1 चार्ट संभावनाओं की चार्ट है, मगर D9 चार्ट उच्च संभाव्यता की चार्ट है, तो किसी घटना के घटित होने, कोई परिणाम आने, कोई अवसर आपके पास आने की संभाव्यता बहुत बहुत मजबूत होती है। जब आप किसी ग्रह के गोचर को, हम सैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, जो लगभग 2 साल 2.5 साल लंबा होगा, 2027 के मध्य तक, तो सैटर्न का मीन राशि में गोचर, इसका गहरा असर होगा। उसके स्वामित्व भावों की आकृति, D9 चार्ट में लग्न में जाना और D9 चार्ट में वो किन भावों में रखा है। तो आपकी D9 चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न कहाँ रखा है, इसका गहरा असर होगा। अब जब सैटर्न आपके लग्न चार्ट में गोचर करने वाला है, तो अगर सैटर्न स्वामी है और 5वें भाव में रखा है और अब लग्न में जाता है, तो किसी कनेक्शन के जरिए, यहाँ तक कि रोमांटिक कनेक्शन या आपके करियर में बदलाव के जरिए, उससे समाज में प्रतिष्ठा, गरिमा, स्थान प्राप्त हो रहा है। अगर सैटर्न 11वें भाव में रखा है और अब लग्न में 12वीं राशि मीन में गोचर कर रहा है, तो किसी बहुत सकारात्मक बदलाव के जरिए, किसी सामाजिक नेटवर्क या किसी जान पहचान के जरिए, क्योंकि सैटर्न 11वें भाव का स्वामी है, वो आपके लिए आ रहा है। सैटर्न 12वें भाव का स्वामी है और अब लग्न में जा रहा है, तो किसी विदेशी कनेक्शन के जरिए, क्योंकि राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, विदेशी कनेक्शन, विदेशी अवसर, विदेशी क्षमता के जरिए, फिर उसके जरिए अधिक लाभ, सकारात्मक लाभ कमा पाना। सैटर्न मीन राशि में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि सैटर्न कल पुरुष कुंडली में 12वें भाव का कारक भी है, तो ये उत्कृष्ट परिणाम दे सकता है। फिर सैटर्न का तीसरा दृष्टि वृषभ राशि पर, आपकी बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के जरिए, जिसका मतलब है प्रतिष्ठा में वृद्धि के जरिए करियर में विकास आ रहा है। पैसे बढ़ने या लोगों को प्रभावित करने और पैसा कमाने की क्षमता, अपने बिजनेस कनेक्शन के जरिए पैसा कमाने की क्षमता। D9 चार्ट पूरी तरह पार्टनरशिप, पूरी तरह लोग, पूरी तरह कनेक्शन के बारे में है। और खासकर क्योंकि सैटर्न का 7वां दृष्टि कन्या राशि में 7वें भाव पर भी जा रहा है, तो अपने काम में प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना और फिर पैसा कमाना, मीन लग्न वालों के लिए D9 चार्ट में प्रबल रूप से आ रहा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखें कि बृहस्पति भी केतु के साथ 10वें भाव पर दृष्टि डालता है। बृहस्पति क्षमता का विस्तार कर रहा है। जब बृहस्पति कुछ हफ्तों में मिथुन में गोचर करता है, साथ ही केतु आपके काम के क्षेत्र, वरिष्ठों से जुड़ने की क्षमता, काम पर नए कनेक्शन बनाने की क्षमता का विस्तार कर रहा है। मगर केतु आपको एक कनेक्शन से अलग कर रहा है, जो आपके काम नहीं आएगा, खासकर क्योंकि केतु शत्रुओं, प्रतिस्पर्धा के 6ठे भाव में है, तो एक प्रतिस्पर्धा केतु आपको उससे दूर रखेगा या उस प्रतिस्पर्धा को आप पर हावी नहीं होने देगा। हालांकि अगर सैटर्न बुरी प्रतिष्ठा में है, तो वो कनेक्शन आपके लिए चुनौतियां भी पैदा कर सकता है, तो ये ध्यान में रखें। तो अब अपनी D1 चार्ट में, अपनी लग्न चार्ट में सैटर्न की प्रतिष्ठा को भी देखें और फिर उसे नवांश चार्ट में मीन राशि में सैटर्न के गोचर से जोड़े, क्योंकि इसका गहरा असर है। और मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले ही सिखाया है कि अपनी D1 चार्ट स्थिति और D9 चार्ट स्थिति के बीच कनेक्शन कैसे देखें, तो उस सीख का उपयोग करें जब सैटर्न आपकी नवांश चार्ट में मीन राशि में जाता है और फिर वहां से परिणाम देख पाएं। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया है कि सैटर्न का आपकी D9 चार्ट नवांश चार्ट में गोचर आपके लिए अलग अलग नई संभाव्यताएं, नए परिणाम, नए कनेक्शन कैसे बनाएगा, जो D9 चार्ट में सैटर्न के कनेक्शन और D1 चार्ट में उसकी स्थिति पर आधारित हैं, तो उन कनेक्शनों को करें और सैटर्न गोचर का नवांश चार्ट में घटनाओं की उच्च संभाव्यता का सर्वोत्तम उपयोग कर पाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक के जरिए संपर्क करें।
किसी और समय किसी और वीडियो के साथ। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।